अब नहीं। हेलो, आ रही ना आवाज? चालू नहीं किया कौन? हेलो हेलो। कल आप लोगों को 3 बजे एक्स्ट्रा क्लास है एमआरएस मैम की। कल 3 से 4:30 एमआरएस मैम की एक्स्ट्रा क्लास है, नोट कर लो। ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है? ऐसा वो ग्रुप में डाल दो ना, बच्चों को जो पता लग जाएगा ऑनलाइन बच्चों को। कल 3 बजे एमआरएस मैम की एक्स्ट्रा क्लास है। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, कल आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास है एमआरएस मैम की 3 से 4:30। ठीक है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके भैया। सर सब्जेक्ट ओसी ऑर्गेनिक की एमआरएस मैम की फर्स्ट क्लास स्लॉट खाली है ना आपके, तो फर्स्ट क्लास ओसी को जाएगी एमआरएस मैम की। ठीक है ना बेटा? हेलो। यस सर। ठीक है, ओके भैया। आगे आवाज आई, बच्चों ने सुन लिया।
आवाज आ रही है? आ रही है। अरे इसको तो खुला ही रहने दे भाई, तू जा रहा है तो इसको बंद क्यों करके जा रहा है? कलाकार है। माल है उस... क्या किसी का भी हो, मेरी सेहत पे कौन फर्क, अपनी क्लास का हो तो वो भी चल जाए तो मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है? मैं क्यों चिंता करूं भाई, वो आए जाए मुझे क्या कहा भाई, जिसका भविष्य जो जाने है, अपने को क्या कहा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अगर अपनी का हो तो भी अगर कोई जा रहा है तो मैं उसे रोक थोड़ी ना सकता हूँ, उसका मन है रुके तो रुके, नहीं तो नहीं रुके, अपन थोड़ी ना उसको जबरदस्ती कर सकते हैं, है ना। तो एक बच्चा लिख रहा है सर इनके सर कहाँ है, तो मैं कौन हूं, ये कौन है, ये लिख रहा है सर इनके सर कहाँ है। अच्छा, मैंने कहा मुझसे पूछ रहा है तो फिर मैं कौन हूं। अच्छा, अनाउंसमेंट करने आए थे, कल 3 बजे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है केमिस्ट्री की। नहीं नहीं, मैं कहा खुश हूं, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूं, मुझे क्या है, तुम खुश हो ना, बस तो फिर क्या, तुम्हारी खुशी में खुश हूं मैं तो। चलो, तो अपने को सवाल करने थे कुछ डोमेन वाले। ठीक है, चलो तो पहले वाले का तो आंसर सबका आ गया होगा। पहले वाले का आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू -1/6 से 6। दूसरे वाले का आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई/3 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई/3 से 2n प्लस 2 पाई। जनरलाइज सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कितना ऐड कर देंगे, 2n पाई। थर्ड का सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू -1/6 से पाई/3 यूनियन 5 पाई/3 से लेके 6। तीन तक में किसी को दिक्कत? जो यहां बैठे उनमें से, और जो घर बैठे उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, आनी थी वो तो, इंटरसेक्शन लिया ही नहीं जाएगा तुमसे। देखो 3 में क्या है भाई, पहले में तो सिर्फ पॉलिनोमियल को सोल्व करा, आंसर आ गया। दूसरे में हमने सिर्फ टिक्नोमेट्री को सोल्व किया। जब भी इस तरह का सवाल आए कि हमें एक टिक्नोमेट्रिक और एक नॉन टिक्नोमेट्रिक का इंटरसेक्शन लेना है, जब भी इस तरह का सवाल आए कि हमें एक टिक्नोमेट्रिक और नॉन टिक्नोमेट्रिक का लेना है, तो जैसे हमें 3 में एक तो ये सोल्व करेंगे ही सही, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x कहां से कहां तक आ जाएगा, -1/6 से 6। अब जो आप दूसरी इनइक्वलिटी को सोल्व करो, तो आप क्या करो कि अगर आपको इंटरसेक्शन ही लेना है तो फिर आप इस इनइक्वलिटी का ग्राफ किस में देखो, इस इंटरवल में ही देख लो। क्योंकि अगर आप पूरा जनरलाइज सॉल्यूशन देख के फिर इंटरसेक्शन लोगे तो सवाल बिना वजह क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। ये तो तय है कि इसका हम बिना ग्राफ के तो सॉल्यूशन देख ही नहीं सकते हैं, तो ग्राफ तो बनाना ही है। लेकिन अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है तो फिर ग्राफ हम किस में बना लेंगे, इस इंटरवल में ही बना लेंगे। तो अब जैसे इस इंटरवल में cos x का ग्राफ बनाना है, तो देखो बनाते हैं। 6 की बात मैं कर रहा हूं ना, तो 6 क्या होगा, 2 पाई, है ना, इधर ले लेता हूं। तो 6 जो आएगा मेरा
6 कितना होगा, 2 पाई कितना होगा, 6 पॉइंट कुछ। तो इसके जस्ट पहले कहीं पे 6 आएगा, 6 क्या आएगा, 2 पाई के जस्ट पहले आएगा। और 6 -1/6 कहाँ होगा, यही होगा, कहीं पे भी ले लो थोड़ा सा पास में जीरो के, -1/6। कौन सी वाला, हाफ से बड़ा चाहिए। ये y बराबर कितना हो गया, हाफ। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा, एक तो ये आएगा और एक कौन सा आएगा, ये आएगा। तो ये दोनों वैल्यू देख लो कि भाई कहां पे आ रही है। ये किस पे आ जाएगी, हाफ किस पे होता है, π/3। और दोबारा कितना हो जाएगा, 2 पाई - π/3, 5π/3। बस ये इंटरसेक्शन तुम्हारा आंसर आ जाएगा, -6 से लेके ये और 5π/3 से लेके 6। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, -1/6 से π/3 यूनियन 5π/3 से 2π/6। तो हमें क्या करना है कि जब भी एक पोलिनोमल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो जो पोलिनोमल का इंटरवल आए बस उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या देख लो, सॉल्यूशन देख लो। उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या देख लो, सॉल्यूशन देख लो। एक बच्चा लिख रहा है सर सेकंड वाले को 2n पाई - π/3 से 2n पाई + π/3 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो भाई। आपको तो 0 से 2 पाई में देखना है, तो वो चाहे तो आप 0 से 2 पाई में देखें या फिर -π से पाई में देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में हम कितना ऐड कर देंगे, 2n पाई। क्लियर है ये वाली बात। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब पोलिनोमल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों हो तो पोलिनोमल को सोल्व कर लें और वो जो इंटरवल है उसी में किसका देख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लें, तो फिर वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 मैंने वो लिखाया था ना, e⁻x + sin x वाला। चलिए फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ अपने पास e⁻x + sin x + 1/√1 - sin x minus √sin cos x। अब देखो इसकी डोमेन तो कितनी होगी, x बिलोंग्स टू r, e⁻x है, sin x है, हमेशा डिफाइन होता है। तो इसके डोमेन तो कहते हैं आगे x बिलोंग्स टू r। अगर दूसरे वाले के डोमेन की बात करूं तो इसमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, 1 - sin x जो होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल तो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब sin x किससे छोटा होना चाहिए, 1 से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin x इज नॉट इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूं ये लिखो एक ही बात है भाई, sin x 1 से छोटा हमेशा होता है। तो बस दिक्कत कहां पे है, 1 पे। दिक्कत कहां पे है, 1 पे, क्योंकि 1 होगा तभी तो ये क्या बन जाएगा, 0। बाकी तो कहीं कुछ बनेगा ही नहीं। और sin x 1 नहीं हो तो x क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2। ये होना चाहिए, पूछ रहा हूं मैं तो, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए 4n + 1 π/2। अरे क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/2 या 4n + 1 π/2। 4n + 1 π/2 होगा ना, 2n + 1 π/2 में तो 3 π/2 भी आ जाएगा।
ऐसे लिख देता हूं 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब किसी को दिक्कत नहीं है ना? पाई बाई 2 पे कितना ऐड कर दिया? 2n पाई। 3 पाई बाई 2 वाले में तो -1 आ जाएगा ना, -1 तो हो सकता है, इसलिए 2n प्लस नहीं 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का। अच्छा इसको करें तो साइन कॉस एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। साइन कॉस एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, या मैं ऐसे लिख दूं चलो कॉस एक्स 0 से पाई जाना चाहिए। अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 से पाई है तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और कॉस पॉजिटिव कब होगा? जब x कहां से कहां तक जाएगा? 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस पाई बाई 2। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जनरलाइज करना है तो कितना जोड़ दिया? 2n पाई। अरे कोस पॉजिटिव फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जनरलाइज करना है तो कितना कर दिया? 2n पाई। और मुझे क्या लेना है? d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3। तो x क्या आ जाएगा? 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस पाई बाई 2। लेकिन एक जगह क्लोज एक जगह ओपन। ये तो इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला थोड़ी ना होगा प्लस वाला। तो एक जगह क्या करना पड़ेगा? क्लोज, और दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा? ओपन। बच्चे ने कुछ बड़ा सा लिख दिया, सर ई की पावर कहाँ डिफाइन होती है, एक बार बता दीजिए, नहीं पता मुझे, मजाक मत उड़ाइए। साथ में ये भी और लिख दिया। ई की पावर एक्स हमेशा डिफाइन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ई की पावर एक्स हमेशा डिफाइन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं कुछ बच्चे मुझे, है ना? ई की पावर एक्स हमेशा डिफाइन होता है ना? ई की पावर एक्स क्या होता है? हमेशा डिफाइन होता है। एक बच्चा ये भी पूछना चाह रहा है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड। कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड। चलो इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ का आंसर। ऐसे मुझे क्यों बनाऊं? मैंने कब किसका मजाक उड़ा दिया यार? इस तरह क्यों बनाऊं? ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब मुझे पता नहीं है और मतलब मजाक उड़ गया, मतलब जिसको उड़ा रहा है उसी को नहीं पता, इसका मतलब है कि तुम खुद ही गलत समझ जाते हो। और फिर -0 कौन लिखेगा? फिफ्थ और सिक्स, उम्मीद है इसके आंसर तो आगे होंगे सबके। फिफ्थ और सिक्स के आंसर आ गए सबके।
अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। फिफ्थ और सिक्स के आ गए सबके? जो घर बैठे हैं उनके आंसर आ गए सबके? ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेवंथ पे। सेवन कौन सा था? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला था ना? चलो सेवंथ पे आते हैं। सेवन हमारे पास था तो उसके डोमेन की कितनी कंडीशन लगेगी? दो। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और दूसरा ये होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू 0। इसका आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू 5। देखो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब अपन जानते हैं कि इसकी तो दो वैल्यू होती है, या तो 1 या तो कितनी होगी? -1 या तो फिर 0। दिस प्लस दिस, इसके दो ही ऑप्शन है, या तो ये -1 होगा या तो फिर 0 होगा। -1 वाले से तो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा, 0 वाले से ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। तो ये 0 कब होगा? जब x क्या होगा? इंटीजर। x क्या होगा? इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन आया तुम्हारा x बिलोंग्स टू i, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? x नॉट बिलोंग्स टू i। तो आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू 5। आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू 5। नाइन्थ वाले का आंसर आ रहा है 2 to इनफाइनाइट। एट्थ वाले का आंसर x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। इसमें से इंटीजर हटाने पड़ेंगे। x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, इसमें से क्या हटाने पड़ेंगे? इंटीजर। लिख देगा तो भी इंटीजर हटेंगे, ओपन लिख देगा तो भी इंटीजर हटेंगे। इंटीजर तो हटाना ही है, क्लोज लिख के हटाएगा उससे अच्छा है मत लिख। क्लियर है ये? आठवें वाले का बताओ आंसर आ गया कि मुझे करना है? पूछ ही लो। अपने पास डोमेन की क्या कंडीशन लगेगी भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। और दूसरी कंडीशन बनेगी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। करेक्ट है? एक लॉग की वजह से ये कंडीशन, दूसरे लॉग की वजह से ये कंडीशन। अब इन कंडीशनों को मैं समझू, क्योंकि है तो एक ही तरह की कंडीशन है, तो इन कंडीशन को मैं समझू तो मतलब क्या ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा है, फ्रैक्शनल पार्ट 1 तो होता ही नहीं है। तो अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं तो ये कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो 2 या 2 से बड़ा है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका सिंपलेस्ट मीनिंग है। मीनिंग तो समझना पड़ेगा भाई। ये पॉजिटिव 1 नहीं है तो इसका मतलब 2 या 2 से बड़ा ही तो हुआ भाई। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से बड़ा ही तो होगा। फिर फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से बड़ा है 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होता अपन जानते ही हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह ही रहा है। तो बचा क्या? सिर्फ 0 होना ही तो बचा, 0 ना हो। भाई मैं कहूं फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा है तो वो तो है ही सही, 1 नहीं हो, 0 ना हो बस, तो वो नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ले ली अपन ने। तो बचा क्या? ये 2 या 2 से बड़ा, तो x भी किससे बड़ा होगा? 2 या 2 से बड़ा होगा। और x इज नॉट बिलोंग्स टू मतलब x इज नॉट बिलोंग्स टू i, बस यही तो आंसर बनेगा।
2 टू इनफाइनाइट में से क्या हटा दें, आई। 2 टू इनफाइनाइट में से क्या हटा दें, आई। बस समझ में आई। चलो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो 9 में था हमारे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 की पावर x 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस लॉग 0.3 x माइनस 1, और इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 5। आया? कितने जनों का आया 9 का आंसर 5? बस 3 जनों का आया यहाँ पे। 9 का तो आ जाना चाहिए था यार। 9 तो मेरे ख्याल से 9, देखो तुम्हारा आंसर इसका नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नहीं आया, ठीक है, थोड़ा बहुत समझने का था। लेकिन इसका आंसर नहीं आया, इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि इसका आंसर, इसमें तो सिर्फ सोल्व करना था, दिमाग तो लगाना ही नहीं था ना। क्या होगा इसका? एक क्या क्या कंडीशन बनेगी? एक कंडीशन तो ये कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक कंडीशन क्या कि नीचे वाला अंडर रूट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और एक कंडीशन ये कि ये x माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये लॉग है ना, तो इसके लिए नंबर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अंडर रूट है तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। जीरो तो नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और एक ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इससे को सोल्व करें तो x ग्रेटर देन 1 आ ही जाएगा। इसको सोल्व करें तो पहले माइनस हटाएंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज। फिर ये बेस 1 से छोटा है तो अगेन साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इससे x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2। x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2। इसको सोल्व करें तो कितना होगा, 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन 2 की पावर x। 2 की पावर x पॉजिटिव है, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर 2। आपको अगर 2 की पावर x में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो t समझ के कर लें। तो ये कितना हो गया, 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन इक्वल है 0। कितनी आ जाएगी इनइक्वलिटी, t माइनस 1 और t माइनस 2। t कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से 2। तो ये 2 की पावर x 1 से 2 आ रहा है, तो x कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 1। x कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 टू 1। एक 0 टू 1 बोल रहा है, एक 2 से बड़ा बोल रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 5। इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 5। हो गया। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में आ जाओ, क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास था, y इक्वल्स टू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस सिग्नम x माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मोड x प्लस x की पावर x। चलो, इसके डोमेन x बिलोंग्स टू r, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं जो कहीं पे डिफाइन नहीं होता हो। इसके डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसके डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसके डोमेन x प्लस मोड x ग्रेटर देन 0, x प्लस मोड x ग्रेटर देन 0। अब मोड है तो डिफाइन कर लें, और क्या है, डिफाइन करेंगे तो क्या दो केस बनाने पड़ेंगे, 0 से बड़ा 0 से छोटा, 0 से बड़ा 0 से छोटा, ग्रेटर देन इक्वल भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा होगा तो ये x प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, और 0 से छोटा होगा तो ये 0 ग्रेटर देन 0, ये तो खत्म। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी अगर लें तो x ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आएगा इसके डोमेन की कंडीशन से x ग्रेटर देन 0। इसकी बात करें, x की पावर x पॉजिटिव होना चाहिए, x a की पावर x में a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, a की पावर x में a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर क्या, x ग्रेटर देन 0। फाइनल आंसर क्या, x ग्रेटर देन 0। हर्ष अग्रवाल लिख रहा है -2 की पावर -2 डिफाइन तो है। हाँ है ना, मैंने कब मना किया कि -2 की पावर -2 डिफाइन नहीं है। -2 की पावर -2 कितना होगा, 1 अपॉन -2 की पावर -2 1/4 होगा, बिल्कुल होगा, एक कांस्टेंट है वो। कहाँ दिक्कत आ गई इसमें। हर्ष बोलो क्या कह रहे हो। सर अगर -2 दी पावर -2 डिफाइंड है तो फिर x टू दी पावर x तो x बिलोंग्स टू रियल हो गया ना। अच्छा, 2 की पावर x का ग्राफ देखा क्या कभी। यस सर। अच्छा, e की पावर x का यस सर। देखा। यस सर। अच्छा, -2 की पावर x का नो सर। क्यों, 11th में a की पावर x का ग्राफ बताया था, यस सर। -a की पावर x का बताया था, नो सर। क्यों। अरे आगे तो बोलो कुछ। सर
सर तो वहां लेकिन वहां यहाँ नहीं पर पूछा तो तुमने दोनों कि सर ये ए की पावर एक्स का बता दिया, टू की पावर एक्स का बता दिया, ई की पावर एक्स का बता दिया, तो माइनस ई की पावर एक्स का नहीं बताया। सर लेकिन यहाँ पर तो दोनों अरे x। पहले मेरी बात तो सुन, तो वहां पे इस तरह का कुछ नहीं आया क्या तुम्हारे दिमाग में? नो सर। अच्छा, मेरे आने के बाद डाउट ज्यादा आने लग गए होंगे। नो सर। फिर देखो, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन की। तो ए की पावर एक्स तभी डिफाइन होगा जब ए क्या होता है? पॉजिटिव। अब -2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। वो एक कांस्टेंट है, फंक्शन थोड़ी ना है, वो तो क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए तो ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन जब हम फंक्शन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो ए की पावर एक्स एज ए फंक्शन तब डिफाइन होता है जब ए क्या है? पॉजिटिव। ए क्या है? पॉजिटिव। इसीलिए जब हमने 11th में पढ़ाया था तो ए की पावर एक्स का ग्राफ तभी बनाया था। और शायद अगर तुम्हें याद हो तो लॉग की डोमेन भी तो उसी से बताते हैं। लॉग की डोमेन कहां से बताई थी? इतना सब कुछ तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। ऐसे नहीं समझाया था कि n किसके बराबर होता है? ए की पावर एक्स। यस सर। तो ये वाला ए, यहां वाला ए, यस सर। ये ए तो यहां से आता है, ये ए तो यहां जाता है, तो ए नेगेटिव बन ही नहीं सकता। ए हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यस सर। ए हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। थैंक यू सर। तो ए की पावर एक्स जब फंक्शन की बात करते हैं तो एक्स हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। वो अलग बात है कि अगर ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू बन गई तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आप माइनस लो, कौन मना करेगा? अगर आप ये कह देते हो कि भाई ये कांस्टेंट है वेरिएबल की जगह, कि भाई ये तो कांस्टेंट है 2, फिर कोई बाउंडेशन नहीं, फिर आप -2 ले लो, फिर आप -3 ले लो, कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये वेरिएबल है तो फिर यहां पे हम क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव। तभी हम फंक्शन को डिफाइन करने की बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डोमेन के लास्ट में लिया है ना। अरे डोमेन का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल का लास्ट पार्ट, इसीलिए तो लिया है इसको। शुरुआत में कहा लिया है इसको? नहीं लिया। डोमेन के लास्ट सवाल के लास्ट पार्ट में किसको लिया? एक्स की पावर एक्स को, इसीलिए लिया क्योंकि यहां थोड़ी सी तो अब क्लियर है बात जो मैंने बोली? अच्छा, मान लीजिए अगर मैं इसकी डोमेन पूछता तो क्या लिखते हैं? x more than 0। X is greater than 0 and not equal and to 2. and इसकी डोमेन आती x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट -2। वो भी तो हटाएंगे ऊपर जो दिख रहा है वो, इसका भी तो ध्यान रखेंगे। वैसे थोड़ी ना कि इसका ध्यान नहीं रखेंगे। सर ने कह दिया ए की पावर एक्स में पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ वाला ये भी तो फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0 to इनफाइनाइट -2। ठीक, क्लियर सबको? ये जितने भी 10 सवाल किए सबको क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? वो तो बोल सकते हैं। अभी ऑनलाइन वालों को भी मैंने परमिशन दे रखी है अनम्यूट करने की। चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड रेंज। अच्छा हाँ, दो ग्राफ दिए थे मैंने, ठीक है। कौन से थे? एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ एक मिनट, एक तो मैंने दिया था, एक तो मैंने दिया था y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, और एक मैंने दिया था फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये दो ग्राफ मैंने तुम्हें दिए थे, फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर प्लस 1 और ये दो ग्राफ दिए थे। ठीक है, तो अंतर यही था दोनों में कि अगर तुम उसको समझना चाहो, याद रखना चाहो, cos x का ही ग्राफ बना लूं जिस भी इंटरवल में बनाऊं। मान लीजिए मैंने ये cos x का ग्राफ बना लिया है ना, 0, ये 1
टू कहीं पे यहाँ पे होगा, टू यहाँ पे होगा ना कहीं पे, पाई आ जाएगा यहाँ पे, भाई ये पाई बाई 2 है ना, तो उसके उधर ही 2 जाएगा और क्या। और कितना था, 3 इधर आ जाएगा कहीं पे और क्या। तो दोनों में ग्राफ में तुम ये अंतर समझ के चल सकते हो। यहाँ पे कहीं पे -1 आ गया मान लेते हैं। तो मैंने जैसे समझाया कि जब पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट लगता है तो हम हॉरिजेंटल लाइनें बनाते हैं, वो जहां पे कट करती है वहां पे वर्टिकल लाइनें बनाते हैं। कब? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल किस पे लगता है, पूरे एफ पे। और जब एक्स पे लगेगा तो आप ऐसे समझो कि आप वर्टिकल लाइनें बनाओ। कौन सी बनाओ? वर्टिकल। इंटीजर पॉइंट पे जब एक्स इंटीजर हो तब वर्टिकल लाइन बनाओ, तुम ऐसे समझ लो। जब एक्स इंटीजर हो तब वर्टिकल लाइनें बनाओ, जब एक्स इंटीजर हो तब वर्टिकल लाइनें बनाओ। और उसमें जब वाई इंटीजर हो तब हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाओ। तो अब इसमें कैसे समझ लेते हैं अपन कि जैसे x 0 से 1 जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, तो जब x 0 से 1 जाएगा तो 0 वाली वैल्यू आ जाएगी। x 0 से 1 जाएगा तो 0 वाली वैल्यू आ जाएगी। 1 से 2 जाएगा तो 1 वाली वैल्यू आ जाएगी। 1 से 2 जाएगा तो 1 वाली वैल्यू आ जाएगी। 2 से 3 जाएगा तो कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी? 2 वाली। -1 से 0 जाएगा तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? -1 वाली। x चेंज x में होगा ना, उसमें चेंज किस में हो रहा था? y में। भाई अगर ये टोटल ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x होता तो चेंज किस में होता? कहीं ना कहीं y में। तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यहां पे ऐसे समझ लो हम x को इंटीजर लेके उसके हिसाब से y डिसाइड करते हैं। क्योंकि x 0 से 1 तो ये cos 0 बनेगा, हमेशा cos 0 वाला बना दिया। 1 से 2 तो ये cos 1 बनेगा, तो ये cos 1 वाली वैल्यू पे इंटीजर बना दिया। cos 2 बनेगा, cos 3 बनेगा। सर पाई और पहले आएगा ना ग्राफ? वही सर, पाए वो गलत जगह लिखाया है। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, हाँ ठीक है। अच्छा तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा मुझे पाई तो यही लिखना था, तो 3 पहले ही यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ी देर पहले ही बोल देते हैं। तो आप बोल रहे थे, बीच में कैसे बोलते? हाँ कितने आज्ञाकारी स्टूडेंट हो तुम लोग, बस मन गदगद हो गया मेरा। हाँ कितने बस शब्द नहीं मिल पा रहे हैं आप कहने के लिए, है ना। तो 3 पे तो 3 वाली लाइन बनाओ, है ना। तो 3 वाली लाइन बनाएगी तो 3 से 4 के लिए हमें वहां पे लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। 3 to 4 यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूं मैं, तो 3 to 4 पे इधर कहीं लाइन बनानी पड़ेगी ना। पाई बाई 2 के पहले आ जाएंगे ना, पाई पे कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। हाँ तो वहां पे हमें इंटीजर बनानी पड़ेगी, है ना। पहले बोल देते हैं यार मैंने, अब या तो दोबारा, चलो इसी में बात तो समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूं, वो कि हमें इंटीजर पॉइंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर x इंटीजर रहेगा ना, इंटीजर क्या रहने वाला है? x। उसमें इंटीजर क्या रहने वाला था? कहीं ना कहीं पूरा cos x। तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाते हैं, वो कर्व को जहां पे कट करे वहां पे वर्टिकल लाइन और वो बॉक्सेस बन जाते हैं, उसके हिसाब से हम स्टेप बनाते हैं। और इसमें हम x पे वर्टिकल लाइनें बना लो, तो वो जहां पे कट करे उसके हिसाब से स्टेप बन जाएगी। ठीक, चलो एक और कौन सा था? y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x² + 1। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि ऐसे नहीं हो कि दोनों सीखने के चक्कर में तुम एक भी ना बनाओ, है ना। ये जो सेगमेंट है ये कम यूज होता है और वो जो पहले वाला सेगमेंट है वो ज्यादा यूज होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब हमें वो वाला आना जरूरी, कौन सा वाला? जिसपे हम पूरे पे लगाते हैं, है ना, जिसमें हम पूरे पे लगाते हैं। अगर वो नहीं आया तो नुकसान ज्यादा हो गया, वो नहीं आया तो नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि वो आगे भी उस तरह के ग्राफ कई बार बनते रहते हैं। दोनों सीख जाते हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन पहले वाला जो सेगमेंट है वो सीखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो यूज ज्यादा होता है ना। हालांकि मैंने दोनों बताया। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर है ना, और ये 1 वाली लाइन बना लो एक तरह से, और क्या है ना। तो वो जो 0 से 1 वाला होगा वही हमें क्या करने वाला है, 0 1 2 3 सारा वही रिपीट होने वाला है। अच्छा ये तो मुझे एक यूनिट ऊपर बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ये, 0 to 1 में किसका ग्राफ बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करके बना देता हूं। भाई अगर मैं बात करूं कि मैं कह रहा हूं कि x अगर कितना है 0 to 1, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। अगर x कितना है 0 to 1, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 0 to 1 में ये क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 0 to 1 में क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां ये का ये शेप बनेगा ना इसका। तो अब 1 से 2 में भी यही वाला शेप रिपीट होने वाला है, 1 से 2 में भी यही वाला शेप रिपीट होने वाला है, 2 से 3 में भी यही रिपीट होने वाला है, क्योंकि जो वैल्यू 0.1 पे वही वैल्यू 1.1 पे, वही वैल्यू 1.2 में। तो इसमें 0 से 1 वाला लिया और सेम वही क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। चलिए अब इसके बाद लिख लें फटाफट, हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज। हाँ दोनों तरफ बनेगा सिमेट्रिक। पर मेन वो जो पहले वाला अपन ने सीखा था ना उसको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आगे कंटिन्यूटी में भी उस तरह के सवाल आते हैं। हालांकि सवाल तो अपन किसी पे भी बना सकते हैं, दोनों याद रह जाए तो ज्यादा अच्छा है, पर दोनों को मिक्स करो तो एक तो कम से कम याद रख ले। वैसे दोनों याद रखना आसान है भाई, जिसमें पूरे पे लगता है उसमें तो फिक्स से हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाएंगे, उसके कर्व को मिलेगी वहां पे वर्टिकल लाइनें बनाएंगे, बॉक्सेस बनी जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में तो स्टेप बन जाएगी, और फ्रैक्शनल पार्ट वाले में सारे ग्राफ कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, 0 से 1 में। और जब ये वाला बनाना हो तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में वर्टिकल लाइनें बनाएंगे, वो जहां पे कट करेगी वहां पे क्या बनती जाएगी, स्टेप बनती जाएगी। और फ्रैक्शनल पार्ट वाले में तो आप 0 से 1 वाला जो पोर्शन है उसको डॉटेड डार्क कर लो, और सेम वही पोर्शन सब जगह क्या हो जाता है, रिपीट। हाँ चलो अब हाउ टू फाइंड रेंज पे आ जाते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड रेंज। अब देखो ये जो हाउ टू फाइंड रेंज है ना, ये रेंज वाला सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है। रेंज वाला जो सेगमेंट है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है ना। रेंज से जैसे अपन सबसे बड़ा सीधा सा एग्जांपल की बात करें, अपन किसी भी दुकान पे जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ कपड़े वपड़े खरीदने गए, तो जाते ही सबसे पहले दुकानदार या जो भी दिखाने वाला आता है वो पूछ लेता है ना, क्या किस रेंज का चल गया, है ना। क्योंकि रेंज पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी। ऐसे रेंज निकालने का मेथड भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वेरी करेगा। रेंज निकालने का मेथड भी क्वेश्चन, अरे पर्सन टू पर्सन रेंज वेरी नहीं करती है क्या, हर पर्सन की रेंज क्या होती है, अलग होती है। इसलिए जाते दुकानदार पूछ लेता है, उससे क्या होता है, ऐसे रेंज निकालने का कार्यक्रम है। रेंज निकालने का कार्यक्रम बहुत लंबा है, शुरू यहाँ पे हो रहा है, खत्म तब होगा जब कैलकुलस खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक फिक्स मेथड रेंज निकालने के लिए नहीं होता है ना। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम क्या रेंज निकालने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि भाई पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे। तो एक ऑर्डर अपन ने कुछ बनाया है, और हम जब सवाल देखेंगे तो उस ऑर्डर के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। तो हाउ टू फाइंड रेंज, इसमें लिखो अप्रोच फर्स्ट। हाउ टू फाइंड रेंज, अप्रोच फर्स्ट, है ना, अप्रोच फर्स्ट। अप्रोच फर्स्ट,
अप्रोच फर्स्ट में लिखो बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक। और इसमें मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। याद आता है कुछ? इक्वेशन लिखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, y इक्वल्स टू x प्लस 1/x, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x। और थर्ड y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। लिख लिए तीनों सवाल, जगह छोड़ दें थोड़ी सी। ये हमने 11th में पढ़ा, उम्मीद है तुम कर लोगे। नहीं करके लाओगे तो मुझे तो कल बताने ही है तीनों। जैसे आज डोमेन वाले सोल्व किए सारे, कल ये कर लेंगे, है? पर पहले एक मौका तुम्हें देना जरूरी है। हाँ है ना? अरे हाँ ना तो बोला करो। अरे भाई पहले एक मौका तुम्हें देना जरूरी है ना, सेम टू सेम पहले पढ़ा हुआ है ना अपना क्वाड्रेटिक में। कैसे निकालते हैं रेंज इसकी? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबको एक तरफ लाते हैं और d ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देते हैं। जब भी x अनबाउंडेड हो, x अनबाउंडेड हो मतलब x पे कोई बाउंडेशन ना हो, तो एक आसान मेथड होता है इस तरह के सब सवालों की रेंज निकालने का। और वो आसान मेथड क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ लाएं और उसका d ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देते हैं, है ना? तो ये अपने पास वहां पे है, उम्मीद है तुम लोग कर लोगे, नहीं तो फिर मैं कल वापस बताऊंगा इनको। चलें, इसके बाद लिखें अप्रोच 2, इसके बाद लिखें अप्रोच 2। ये देखो, अब ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये इनको जितनी भी आवाजें आ रही है मेरी तरफ से नहीं आ रही है ना? सर ये कोई तुमुल करके है, वो कर रहा तुमुल है। सर नाम का था। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि वो मैं अनम्यूट रख के इसीलिए म्यूट रख के इसीलिए पढ़ाता हूँ हमेशा। सर तुमुल सिंघानिया करके। नहीं, कोई भी करे, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। सर हमारा तो ऑफ ही रहता है वैसे माइक, ये पता नहीं याद। नहीं, मैं तो ये कारण बता रहा हूँ कि मैं ये तो अभी तुम लोग की खुशी के लिए मैं अनम्यूट करके रखता हूँ ना। वैसे जो मैं 01 PA1 वाला पढ़ा रहा हूँ उसमें सबको म्यूट करके पढ़ाता हूँ, और मैंने जब 11th में पढ़ाया था तो पूरे साल म्यूट करके ही पढ़ाया था, मैं अनम्यूट करता ही नहीं हूँ, है ना? मैं अनम्यूट करके कभी भी नहीं पढ़ाता। ये तो अभी 02 मतलब पिछले साल पूरे साल मैंने जितनी भी ऑनलाइन क्लासें पढ़ाई सब में म्यूट करके ही रखा, किसी को भी अनम्यूट नहीं किया था। ये तो क्या है कि अभी ये जो 02 PA1 और PA2 दो बैच हैं, इनमें अनम्यूट करके रखता हूं। नहीं, मैक्स बोरिंग का नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है कि वैसे मैं तो ये मानता हूं कि अगर माइक बंद है बच्चों का तो ज्यादा उनको समझ में आएगा, क्योंकि कीप साइलेंस रहता है ना, उससे भी एक ही आवाज आती है टीचर की, तो वो ज्यादा समझाती है। लेकिन शायद तुम लोगों का ऐसा अनुभव नहीं रहा है, मतलब शायद मुझे जहां तक जानकारी 11 पे तुम लोगों का माइक कैसे रहता था? सर हम लोग पूरा साल बोले हैं। यार बहुत से बच्चे तो कह रहे थे कि हमारे सर अनम्यूट करके रखते हैं,
हाँ सर, हम लोग तो पूरा साल बोले हैं मैथ्स क्लास में। अच्छा, 05 वालों का रखते होंगे, 03 वालों का नहीं रखते होंगे। हाँ, तो आप समझो कि 05 वालों का रखते हैं, 03 वालों का नहीं रखते हैं। अब दोनों तरह के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं अनम्यूट करके पढ़ाता हूं कि भाई ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, ठीक तुम्हारा माने। नहीं तो मेरी पसंद तो यही है कि मैं माइक हमेशा क्या करके रखूं, म्यूट करके रखूं, है ना। तो मेरी पसंद तो वो है, वो ये तो पर, लेकिन अब तुम लोगों की चॉइस के हिसाब से तुम्हें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये हो गया, लिख लिया सबने। चलिए अप्रोच टू लिखें, अप्रोच टू लिखें। इनके आंसर कल बताएंगे, कोई नहीं आएगा तो भी समझाएंगे। अप्रोच टू लिखें। अप्रोच टू में लिखें बेटा, बाय यूज ऑफ टिक्नोमेट्री, बाय यूज ऑफ टिक्नोमेट्री। अप्रोच टू में लिख रहे हैं हम बाय यूज ऑफ टिक्नोमेट्री, लिख लिया, बाय यूज ऑफ टिक्नोमेट्री। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में टिक्नोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट दिख जाता है, हमें टिक्नोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट दिख जाता है, तो हम उसका भी तुरंत इस्तेमाल करें, बाय यूज ऑफ ट्रिगो। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, फिर मैं 3 सवाल लिख देता हूं। y इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 प्लस 3 cos x, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ √2 sin x माइनस cos x प्लस 2, एंड y इक्वल्स टू tan cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। यहां हम कहीं ना कहीं उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा पढ़ा हुआ हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। कहां से कहां तक इसकी रेंज होती है? माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेंज ऑफ फॉलोइंग, y इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 प्लस 3 cos x, y इक्वल्स टू अंडर रूट √2 sin x माइनस cos x प्लस 2, y इक्वल्स टू tan cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x cos x प्लस 2 sin x, 2 sin स्क्वायर x। लिख लिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दे। ये सब भी अपन ने पढ़ रखा है ना, इसलिए पहला मौका तुम्हें दिया जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ दे, पढ़ रखा है अपन ने सबने। हाँ ना नहीं बोलते हो तुम, बल्कि उन्होंने तो सिखा रखा होगा तुम्हें। हाँ, 05 वालों को तो हाँ ना बोलने की आदत होगी ना। Yes, sir. तो ये तीनों हमने पढ़ रखे हैं। ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा पे बेस्ड सवाल है, और ये हमने पढ़ रखे हैं, तो इसलिए इसके लिए भी पहला मौका तुम्हें दिया जाता है। चलिए इसके बाद आ जाइए अप्रोच थर्ड। कोई बच्चा ऐसे तो नहीं सोचा, उनने कहा सर सब हम ही दोगे तो खुद क्या करोगे? ऐसा विचार आ सकता है किसी के मन में? आ सकता है? भरोसा नहीं है, आ सकता है। अब आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं उसका? चलिए, एक बच्चे ने लिख दिया यस सर नो सर, दोनों लिख दिया। चलो, तो अप्रोच थर्ड में आते हैं बेटा, बाय यूज ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, बाय यूज ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स निकालना फिजिक्स वालों ने सिखाया लेकिन हमने नहीं सीखा, इसलिए हम करेंगे इसको, है ना। तो बाय यूज ऑफ डीवाई बाई डी एक्स लिखा। चलो, तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, हालांकि वो जो लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो लिख लें ऐसे थोड़ा बहुत कि भाई इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन
x belongs to a to b, if f of x is continuous function in x belongs to a to b and f of f dash x greater than equal 0 है for every x belongs to a to b, then f of x is increasing function and its range is y belongs to f of a to f of b. अगर f dash x greater than equal 0 होगा for every x belongs to a to b, तो फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, और इंक्रीजिंग रहेगा तो इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी, f of a to f of b, f of a to f of b आ जाएगी, f of a to f of b, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो मिनिमम पे मिनिमम लेगा और मैक्सिमम पे मैक्सिमम लेगा. अगर f dash x, सर वो f डैश, हाँ बोलो क्या हो गया, कहां रुक गया बोलते बोलते. If f dash x, x के जो बाद में लिखा हुआ है बिगर देन और इक्वल टू 0, वो क्या है? हाँ अच्छा ये, फॉर एवरी, अच्छा ये फॉर एवरी होता है ना, ये कभी कभी डरा देते हैं बच्चे. बोल भी तो रहा हूं शायद मैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी. हाँ चलो कोई बात नहीं. एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन and its range is y equals to f of b to f of a, y equals to f of b to f of a. क्योंकि अगर डिक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियसली मिनिमम पे मैक्सिमम लेगा और मैक्सिमम पे मिनिमम लेगा, मिनिमम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम पे मिनिमम. तीसरी चीज पे आते हैं कि अगर f डैश एक्स जो है ये सम टाइम पॉजिटिव और सम टाइम नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है, तो अगर f डैश एक्स सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव है तो क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स वेयर f dash x equals to 0. Let points are x1 and x2. मान लिया कि पॉइंट क्या है, x1 और x2 है. तो पहली बात पॉइंट्स निकाल लें जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है. दूसरी बात फाइंड f of a, f of x1, f of x2 और f of b. जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां पे वैल्यू निकाल लें और बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लें. जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां पे वैल्यू निकाल लें और बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लें. और जो रेंज आएगी वो y बिलोंग्स टू कितनी आएगी, मिनिमम एफ एक्स से मैक्सिमम एफ एक्स. मतलब इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो यहां पे आ जाएगा और इन चारों में से जो मैक्सिमम होगा वो यहां पे आ जाएगा. इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो इधर और इन चारों में से जो मैक्सिमम होगा वो उधर. तो इंक्रीजिंग है तो आप डायरेक्ट रेंज लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग है डायरेक्ट रेंज लिख सकते हैं. और अगर f डैश एक्स समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव तो फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड पॉइंट्स वेयर f डैश एक्स इक्वल्स टू 0. वो पॉइंट निकाल लें जहां पे डेरिवेटिव 0 है. लेट पॉइंट्स आर, मैंने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट मान लिए कितने हैं, x1 और x2. फिर आप क्या करें, वैल्यू निकाल लें जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां वैल्यू निकाल लें और a और b पे वैल्यू निकाल लें, a और b पे वैल्यू निकाल लें. इन चारों में से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम एफ एक्स, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम एफ एक्स. अब इस पूरी कहानी में एक वर्ड लिखा हुआ है कंटिन्यूअस. इस पूरी कहानी में एक वर्ड लिखा हुआ है कंटिन्यूअस. तो वैसे तो कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी एक चैप्टर पढ़ेंगे हम बाद में,
वैसे तो कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी एक चैप्टर पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन अब चूंकि कंटिन्यूअस वर्ड लिख दिया है तो 2 मिनट रुक के इसको समझ चलते हैं। कंटिन्यूअस वर्ड लिख लिया है तो 2 मिनट रुक के इसको समझ सकते हैं। अभी के लिए कंटिन्यूअस का मतलब है जिसका ग्राफ नहीं टूटता। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जिसका ग्राफ नहीं टूटता। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब जिसका ग्राफ टूटता है। क्या मैंने बोला? कंटिन्यूअस का मतलब जिसका ग्राफ नहीं टूटता, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब जिसका ग्राफ टूट जाता है। बीच में टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं टूटा तो कंटिन्यूअस हो गया। अब मैं कुछ फंक्शन बोलूंगा और तुम्हें ऐसे आंख बंद करना है, ग्राफ मन में सोचना है और बता देना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। शुरू करें, चलो। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू टेन एक्स, डिसकंटिन्यूअस। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, डिसकंटिन्यूअस, कई जगह टूटता है। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल्स टू मॉड x, कंटिन्यूअस। मोड का कहां टूटता? वी शेप बनता है वो तो कंटिन्यूअस। मीनिंग क्लियर हो गया कंटिन्यूअस का? अभी के लिए हमारे पास कंटिन्यूअस का यही मीनिंग है कि जिसका ग्राफ बीच में टूटे वो डिसकंटिन्यूअस, और जिसका ग्राफ बीच में ना टूटे वो कंटिन्यूअस। y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू ln x, कंटिन्यूअस। y equals to ln x, continuous. Clear? Example लिखो, find the range of following. 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 पहला सवाल है इसमें, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ln x। सेकेंड है y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x, y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। तीसरा एक सवाल लेते हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। फोर्थ एक सवाल लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। और फिफ्थ एक सवाल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 4 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2। ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं जिनकी हमें क्या निकालनी है? रेंज। अच्छा, एक चीज जो और हम दिमाग में रख सकते हैं कि जो हमने पहली दो अप्रोच लिखी ना, वो कहीं ना कहीं x के अनबाउंडेड होने के लिए है। जो पहली दो अप्रोच लिखी वो कहीं ना कहीं x के क्या है? अनबाउंडेड होने के लिए। अनबाउंडेड का मतलब समझते हो? जब x पे कोई पहली दो अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं किसके लिए है? जब x पे कोई बाउंडेशन ना हो। और जो तीसरी अप्रोच है वो कहीं ना कहीं उसके लिए है जब x क्या हो? बाउंडेड। जब x क्या हो? बाउंडेड। जब x बाउंडेड होता है तो डिवाइड बाई डी, हालांकि लगा तो तब भी सकते हैं जब x क्या हो? अनबाउंडेड, लेकिन फायदेमंद ज्यादा कब होती है? जब x क्या होता है? बाउंडेड।
जब x क्या है, बाउंडेड। तो अब जैसे बाउंडेड का मतलब जैसे अभी यहाँ पे x कुछ नहीं लिखा हुआ तो दिख रहा है कि ये x क्या है, अनबाउंडेड, लेकिन ये बाउंडेड है। जब आप सोल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले आप इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे कि x क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ln x लिख गया तो इसका मतलब x क्या है, बाउंडेड। अब मैं करने जाता हूं, इसको मैंने निकाला dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसका मतलब f ऑफ x क्या हो गया, इंक्रीजिंग। f ऑफ x क्या हो गया, इंक्रीजिंग। और अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो रेंज क्या हो गई बेटा, f ऑफ 0 से f ऑफ इनफाइनाइट। भाई इसका मतलब ये तो समझोगे 0 टू इनफाइनाइट, तो मिनिमम पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम। f ऑफ 0 कितना, ये fx ही हुआ अपना, y मतलब fx ही होता है ना। 0 पे वैल्यू कितनी, 0 यहां डालेंगे, 0 0 यहां डालेंगे, 0 का मतलब 0 प्लस से है ना, 0 तो आता ही नहीं है, 0 से जस्ट बड़ा डालेंगे। तो अगर 0 से जस्ट बड़ा इसमें डालें तो लॉग की वैल्यू कितनी होती है, अब लॉग की वैल्यू नहीं बता रहे, हमने दुनिया भर का लॉग पढ़ा डाला, ये देखो लॉग में, वो देखो लॉग में। देखो सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अब बच्चा वैल्यू ही नहीं बता रहा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट होती है। लॉग का ग्राफ देखा, 0 के जस्ट बाद में कहां जाता रहता है, बाद में कहां जाता रहता है, माइनस इनफाइनाइट पे जाता है। अब सबको नजर आया, तो 0 के जस्ट बाद में वैल्यू कितनी हुई, माइनस इनफाइनाइट, तो 0 पे 0 और ये माइनस इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी हुई, माइनस इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट इसमें डाला, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसमें डाला, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अरे x इनफाइनाइट जाता तो ln का ग्राफ ऊपर नहीं जाता रहता, धीरे धीरे जाएगा तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट, ये रेंज आ गई। छको तो दोबारा बोलूं एक बार, या बीच के एक आध दो स्टेप लिखूं, ऐसे जोड़ के बताऊं, 0 प्लस माइनस इनफाइनाइट, नहीं है ऐसी जरूरत, नहीं है ना ऐसी जरूरत। तो 0 डाला तो 0 पे 0, माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाला तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। हो गया सबका, सेकंड वाला करें। चलो तो भाई सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में आ जाते हैं, y कितना दे रखा है, 4x क्यूब माइनस 3x, तो dy बाई डी एक्स कितना, 12x स्क्वायर माइनस 3 बाहर ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ में नेगेटिव होगा, माइनस हाफ से हाफ में नेगेटिव होगा। सर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो टू इंफिनिटी होना चाहिए ना, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होना चाहिए ना।
टू इंफिनिटी होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब बेटा। 0 + 0 भी वैसे तो 2 0 होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए? नहीं बस पूछा। इंफिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, दूसरा इंफिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, और दोनों को जब जोड़ा तो फिर वापस क्या है? बहुत बड़ी क्वांटिटी। ये आएगा। ये ऐसे बच्चे तो वैसे ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। ये क्या करते हैं? बीच बीच में माहौल को रिलैक्स करते रहते हैं। अच्छा, नहीं करते रहते हैं मतलब ये बहुत बड़ी कितनी खुशी बांटते रहते हैं लोग सबके। अब सबके चेहरे पे एकदम से खुशी आ गई, इनको धन्यवाद देना चाहिए। अरे दूसरों के चेहरों पे खुशी लाना कितना महान काम होता है। महान तो नहीं सब होता है? बच्चों से। क्या हो गया? कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर, हम तो बस मतलब हमें डाउट समझ में आ गया। नहीं, अरे आप कमाल, डाउट समझ में आ गया, पर मैं बता रहा हूँ कि डाउट तो दूर के आते, कितना महान काम किया, सबके चेहरे पे खुशी आ गई। और दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना कितना बड़ा काम होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। चलो ठीक है, ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 2। इस इंटरवल में ये क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव। इस इंटरवल में ये क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव। नजर आता है सबको? और अगर ये नेगेटिव है तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। और अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग हो गया तो जो रेंज होगी वो कितनी होगी? एफ ऑफ 1/2 से एफ ऑफ -1/2। क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग है तो मिनिमम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम पे मिनिमम। ये वैल्यू निकाल लो इसमें -1/2 डाल के, और 1/2 डाल के कितनी आ रही वही लिख देंगे अपन। 1/2 और -1/2 डाल के वैल्यू निकालें। -1 + 1 -1 वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आंसर भी तुरंत बता देते हैं। तो कितना आंसर आ गया? -1 और +1। इन्होंने सोल्व किया और तुरंत बता दिया कि कितना आ रहा है? -1 और +1 आ रहा है। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार अभी हम तो सवाल ही लिख रहे हैं और ये इन्होंने -1 और +1 वैल्यू भी निकाल के बता दी, है ना? अच्छा, अभी यहां जो बैठे इनमें से कितने बच्चों ने वैल्यू निकाल ली -1 और +1? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, अब समझो बात यह है कि 15 जनों ने निकाल ली। अब 30 में से 15 जनों ने वैल्यू निकाल ली और 15 जने सिर्फ देखने में ही रह गए। तो अब 30 में से 15 जनों ने वैल्यू निकाल, मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ, शक्ल दिखती रहेगी। 30 में से 15 जनों ने वैल्यू निकाल ली और 15 जने जब इस सवाल को सिर्फ देखने में रह गए, तो अगर 30 में 15 तो 1 लाख में 50,000 बच्चे स्लो वाले, 50,000 बच्चे फास्ट वाले। अच्छा, और सीट तो 15-20 हजार ही। इसका मतलब ये जो 50,000 बच्चे हैं ये तो वैसे ही पीछे हो गए। मैं तो ऐसी कैलकुलेशन कर रहा था, है ना? मैथ्स को कॉमेडी रखते हैं सर। मैं तो ऐसे भाई अपन सोचें कि मान लो 30 में से 15 बच्चों ने फटाफट -1 से 1 निकाल लिया और 15 बच्चे नहीं निकाल पाए, तो ऐसे रेशो से चले तो 1 लाख में से 50,000 स्लो, 50,000 फास्ट, तो लड़ाई तो सिर्फ उन 50,000 के बीच की बची। वो जो 50,000 स्लो थे वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। इससे चिंता का है ये? अरे बोलो हाँ। चलो, ये आ गया -1 से 1 अब सबका। चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। ये लिखा हुआ है y = अंडर, पहले वाला हटा दो बोर्ड में से। अब तीसरे सवाल में हमारे पास क्या है? y = √x - 1 + √6 - x। क्या यहां x बाउंडेड है? क्या यहां x बाउंडेड है? यस सर। कितना?
1 से 6 अंडर रूट है ना, ठीक है। dy बाई dx निकालो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है तो फिर बराबर 0 करके देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, करो फटाफट 0। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये 6 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, x माइनस 1, 6 माइनस एक्स बराबर x माइनस 1, तो 2x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर आ गया 7/2। ये 7/2 तो इस इंटरवल में आता है, इसका मतलब हम 3 जगह वैल्यू निकालेंगे बेटा, 1 पे, 7/2 पे और 6 पे। निकालो फटाफट क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो चूंकि समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव था तो मैंने इसको 0 कर लिया, 0 करके x की वैल्यू निकाल ली और देखा x की वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है तो फिर अपने काम की है। कभी अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आई तो हमारे काम की नहीं होगी और हम सिर्फ बाउंड्री वैल्यू पे वैल्यू निकालेंगे। ये 1, 7/2, 6 तीनों इसमें पुट करना है फंक्शन में ऊपर। तो √5 से √10 तक। 1 पे वैल्यू आ रही है √5, इस पे वैल्यू आ रही है √10, इस पे फिर वैल्यू आ रही है √5, मिनिमम क्या √5, मैक्सिमम क्या √10, मिनिमम क्या √5, मैक्सिमम क्या √10। डिफरेंशिएट करेंगे तो बीच में माइनस आएगा ना, माइनस एक्स का भी तो -1 आएगा, यहां पे माइनस आएगा ना, रूट एक्स का 1/2 एक्स, फिर माइनस एक्स का कितना होगा -1। ऐसे ही करते हैं चेन रूल। अच्छा ऑनलाइन वाला भी एक बच्चा लिख रहा है सर बीच में प्लस होगा ना, कमाल है, मैं तो सोच रहा था सिर्फ ऑफलाइन वालों को पता नहीं है। बीच में तो क्या होगा -c होगा, इसका भी तो होगा ना -x का -1, -x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे उसका कितना होगा -1। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तो बोलो फटाफट 4 और 5 करेंगे, करें 4 और 5, हटा दो 3 का सॉल्यूशन बोर्ड पे से। चलो अब 4 और 5 को ध्यान से देखें फटाफट, मैं बोर्ड पे करता हूं इनको जल्दी जल्दी। देखो ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं हमने 11th में करे हैं, एक तरह से हम दोबारा करने जा रहे हैं। अभी x क्या है अनबाउंडेड, अभी x क्या है अनबाउंडेड, x पे कोई बाउंडेशन नहीं है, x बिलोंग्स टू कितना है r। मैं लेट कर लेता हूं इसको sin x को कितना t, और जब भी हम t लेट करते हैं तो वेरिएबल क्या हो जाता है बाउंडेड, जब भी हम t लेट करते हैं तो वेरिएबल क्या हो जाता है बाउंडेड। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक का सवाल बन जाएगा, t² - t + 1, और t कहां से कहां तक है -1 से 1। यहां देखें हम 2 की पावर x को कितना लेट करेंगे t, तो t कहां से कहां तक जाएगा 0 to ∞, 2 की पावर x को कितना लेट करेंगे t, तो t कहां से कहां तक जाएगा 0 से ∞। तो 0 से ∞ जाएंगे तो यहां कहीं ना कहीं फंक्शन बन गया t² + 3t + 2, t बिलोंग्स टू कितना 0 to ∞। तो अगर कहीं पे बाउंडेड क्वाड्रेटिक है, जब x क्या है बाउंडेड, तो हम उसकी रेंज भी किससे निकाल सकते हैं dy/dx से, और अनबाउंडेड है तो अप्रोच फर्स्ट हमारे पास है, अनबाउंडेड है तो अप्रोच फर्स्ट हमारे पास से। इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बाउंडेड है तो यहां से हम निकाल सकते हैं इस तरह, और अगर अनबाउंडेड है तो फिर अप्रोच 2 हमारे पास है, अनबाउंडेड है तो फिर अप्रोच 2 हमारे पास है। अब क्या करना, वही f'
कितना होगा 2t माइनस 1, जीरो करूंगा t कितना हुआ हाफ। क्या हाफ इस इंटरवल में आता है? क्या हाफ इस इंटरवल में आता है? हाँ, तो हम तीन जगह वैल्यू निकालेंगे, -1 पे, हाफ पे और 1 पे। अगर हम यहां देखें बेटा तो एफ डैश टी कितना होगा 2t प्लस 3 बराबर जीरो करा तो t कितना आ गया -3/2। क्या -3/2 इस इंटरवल में आता है? नहीं आता। तो हमें सिर्फ कितनी जगह वैल्यू निकालनी है? दो जगह। जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम और जो छोटा होगा वो मिनिमम। यहां भी जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम और जो छोटा होगा वो मिनिमम। 3/4 to 3। -1 पे वैल्यू डालेंगे, इसमें डालेंगे -1 पे, तो 1 + 1 + 1 3, 1/4 - 1/2 + 1 3/4, 1 - 1 + 1 = 1। छोटा कौन? 3/4, बड़ा कौन? 3। यहां पे वैल्यू डालेंगे 0 पे, इसमें तो 0 + 0 + 2 तो कितना आया 2, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस 2, एक और बार इनफाइनाइट, तो कहां से कहां तक जाएगा 2 से इनफाइनाइट। कहां से कहां तक जाएगा 2 से इनफाइनाइट। अब फिर मेरी बात को समझें, एक और चीज जो मैं बोल रहा हूं, ये जो लिखा है क्लियर है बोर्ड पे? अब मेरी बात को समझें। अगर मैं चाहता तो इस सवाल को कैसे कर सकता था कि ये जो डेरिवेटिव है, ध्यान से समझना, ये जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में क्या है पॉजिटिव। ये जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में क्या है पॉजिटिव। तो ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। तो मिनिमम पे मिनिमम लेगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम लेगा, ठीक। लेकिन अगर तुम मैक्सिमम मिनिमम भी दिमाग में ना रखो तो केवल एक बात दिमाग में रखो कि डेरिवेटिव जीरो करना है, डेरिवेटिव जीरो करना है। अगर ये पॉइंट इंटरवल में आ गया, अगर ये पॉइंट इंटरवल में आ गया तो इस पे भी वैल्यू निकाल लो, नहीं आ रहा तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे निकाल लो। तो ये वाला जो केस होता है इसमें मैक्सिमम होना मिनिमम होना अपने आप इंक्लूड हो जाता है। मैक्सिमम होना क्योंकि वो बाउंड्री पॉइंट इस इंटरवल में नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर अभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी दिमाग में ना समझे तो हम सिर्फ इतना सा समझ ले कि जब भी एक्स बाउंडेड है डेरिवेटिव जीरो करें, डेरिवेटिव जीरो करें। क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, मतलब कुछ पॉइंट निकल के आएंगे, अगर वो इंटरवल में आते हैं तो उन पे भी वैल्यू निकाल लो, नहीं आते हैं तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, जो बड़ा वो मैक्सिमम और जो छोटा वो मिनिमम। ये अप्रोच थर्ड को मैंने शॉर्ट में तुम्हें बताया है कि अगर वेरिएबल बाउंडेड है तो डेरिवेटिव जीरो करो, कुछ वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो इंटरवल में आ रही है तो उस पे भी वैल्यू निकाल लो, नहीं आ रही है तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। सबको आती है बात समझ में? जो घर बैठे हैं उनको? यस सर। ठीक है। सर मीटिंग आईडी मत क्लोज करना। ठीक है साहब, और नहीं करेंगे। नहीं देखो, हम क्या है कि चीजों को टिपिकल तो कभी भी बना सकते हैं, है ना, और वो टैलेंट आप लोगों के पास होगा भी, सही है ना। मेरा काम है चीजों को आसान करना, मेरा काम क्या है चीजों को आसान करना। अब अगर हम टिपिकल करने पे जाएं तो एक मेथड हमने 11th में पढ़ा है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। हम इसको क्या बनाएं? परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये sin x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। फिर हम कहें कि sin x -1 से 1, फिर उसमें माइनस हाफ किया तो यहां से यहां, फिर उसका स्क्वायर किया तो यहां से यहां, फिर उसमें 3/4 जोड़ा तो यहां से यहां, और ये आंसर आ गया, है ना। और करने को उसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, वो बनेगा 2 की पावर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस समथिंग
फिर उसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, करने को हम इसमें भी डायरेक्ट dy बाई dx लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट dy बाई dx लगाएंगे तो सोचो sin x की कुछ वैल्यू आएगी, फिर sin x बराबर हाफ आएगा, फिर उसके जनरलाइज सॉल्यूशन आएंगे, फिर उन वैल्यू पे वैल्यू निकालूंगा, किस पे मैक्सिमम आएगा किस पे मिनिमम आएगा मुझे नहीं पता है। हमें चीजों को आसान करना है। क्या करना है? आसान करना है। और आसान यही है कि जब भी इस तरह का कुछ दिखे उसको टी लेट करें, उसको टी लेट करते। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लो यहाँ पे क्यूबिक हो गया, तो जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाओगे साइन एक्स में, वही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब सर से पूछ लेते हैं, है ना। और मुझे बताना नहीं है बार बार, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं। क्योंकि अब मान लो यहाँ पे साइन एक्स में क्यूबिक है, तो भी तुम टी लेट करोगे तो टी में क्यूबिक बन जाएगी, तो तुम खुद कर लोगे। हाँ, इसलिए तो हम वो चीज सीखते हैं जिससे मेरा जीवन भी आसान हो जाए और तुम्हारा जीवन भी आसान हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, तुम नहीं कर पाओगे तो किसे दुख दोगे, और मुझे सुखी रहना है तो तुम्हें कुछ ऐसा सिखाना पड़ेगा जिससे तुम कर सको। अरे तुम कर पाओगे तभी तो मुझे खुश रहने दोगे, नहीं तो तुम ही ना खुश रहने दोगे तुम। इसीलिए अपन ये सीख रहे हैं। ठीक है, चलो तो हमने कितनी अप्रोच सीख ली? 3। अप्रोच फर्स्ट बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, अप्रोच सेकंड बाय यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अप्रोच थर्ड बाय यूज ऑफ dy बाई dx, बाय यूज ऑफ dy बाई dx। होमवर्क में लिखे क्या करके आना है। एक तो लिख लें डीपीपी। डीपीपी कौन सी है? 3, तो हम कर चुके हैं। चलो तो फिर डीपीपी नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक तो लिख लें भाई डीपीपी नंबर 3, और शीट में भी थोड़ा सा ले लेते हैं। शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, डोमेन के 2-4-6 सवाल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आ जाते हैं। सेक्शन सी तक हम कर चुके हैं। D1, D2, D3। बस D1, D2, D3 में छोटे छोटे कई सारे सवाल हैं, तो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में डीपीपी नंबर 3। शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में D1, D2, D3, और वो जो सवाल मैंने दिए हैं अप्रोच फर्स्ट और अप्रोच 2 वाले हैं, है ना। ये हमें करके आना। एक टैलेंटेड बच्चा ये कह रहा है कि ये नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसको ऐसे कर दो, है ना। ठीक है ना। ठीक है, चलो तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।